स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? आप सभी ने सुना होगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर है क्या बेटा, उसका काम क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि एसी की वोल्टेज को या तो लो कर देता है या इसकी वोल्टेज को हाई कर देता है, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? तो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या तो अप कर देगा, इंक्रीज कर देगा, या उसको डिक्रीज कर देगा, मतलब उसको चेंज करेगा कैसे भी करके, या उसको इंक्रीज या डिक्रीज, तो उस डिवाइस को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो ये ट्रांसफॉर्मर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप या स्टेप डाउन, अब नाम से ही क्लियर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होगा जो कि एसी वोल्टेज को इंक्रीज कर दे, अप कर दे, इंक्रीज कर दे। क्लियर? ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो कि एसी वोल्टेज को अप कर दे, इंक्रीज कर दे, उसे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और ऐसा डिवाइस जो कि एसी वोल्टेज को डिक्रीज कर दे, घटा दे, जितनी वोल्टेज हमने दी उस वोल्टेज को और भी कम कर दिया, तो उसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बात समझ में आ गई? हमने जितनी वोल्टेज दी उसको बढ़ा दिया, हमने मान लीजिए दिया 200 वोल्ट और उसने कर दी 400 वोल्ट, तो हम क्या कहेंगे? उसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर हमने 400 दी, उसने 200 कर दी, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो क्लियर है बेटा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में। फिर नेक्स्ट है अपना प्रिंसिपल। ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर। किस प्रिंसिपल पर? म्यूचुअल इंडक्शन पर। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? मान लीजिए दो कोइल हैं, पास पास रखी हुई हैं एक दूसरे के, एक कोइल फिर दूसरी कोइल। अगर एक कोइल के अंदर से फ्लक्स चेंज होता है तो दूसरी कोइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्लियर है? ये पढ़ चुके हो ना आप। मान लीजिए मेरे पास दो कोइल हैं, एक प्राइमरी कोइल और एक सेकेंडरी कोइल। एक कोइल के अंदर पहले वाले कोइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके जो पास में जो दूसरी कोइल रखी है ना, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और यही वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे ट्रांसफॉर्मर का। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. When the magnetic flux linked with the coil changes, then EMF is induced in the neighboring coil. इसके पड़ोस में जो कोइल रखी है उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाती है। समझ में आया बेटा? तो चलिए पहले इसके प्रिंसिपल और डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए बेटा, अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? तो देखिए जो ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर क्या होता है बेटा? सॉफ्ट आयरन के कोर होती है। क्या होती है? सॉफ्ट आयरन की कोर, जो कि इल्यूमिनेटेड शीट्स के रूप में होती है। देखो बहुत सारी शीट्स हैं, ऐसी पतली पतली शीट्स हैं रेक्टेंगुलर शेप की। जैसे यहां पर मैंने लगा रखी है 1 2 3 4 5 शीट्स लगा रखी हैं। ये क्या है? ये मेटल की सॉफ्ट आयरन की शीट्स हैं, थिन शीट हैं, जो कि जिनको एक दूसरे से क्या किया जाता है? इंसुलेट कर दिया जाता है और एक दूसरे के साथ चिपका दिया जाता है। क्लियर है? तो ये एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है बहुत सारी सॉफ्ट आयरन की शीट्स। ठीक है? तो इनको बेटा हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड शीट्स। क्या बोलेंगे इनको? इल्यूमिनेटेड शीट्स। ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर होती हैं। तो ये भी क्या है? कैसी शीट है बेटा? सेम यहां पर भी इल्यूमिनेटेड शीट्स, मतलब ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है शीट्स, काफी पतली थिन थिन शीट है। यहां पर तो 4-5 दिखाई गई हैं, वहां बहुत सारी होती हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये। क्लियर है? तो ऐसे एक शीट, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कई शीट्स लगातार होती हैं। ऐसे सॉफ्ट आयरन की शीट्स हैं, ये एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। क्लियर? फिर इनके ऊपर क्या किया जाएगा? देखो यहां पर दो कॉइल यूज करे जाएंगे, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम यहां पर दो टाइप की कॉइल्स यूज करेंगे। इस कॉइल को मैंने नाम दिया बेटा P1 एंड P2। क्लियर है? क्या नेम दिया पहले वाले कॉइल को? हमने
P1 P2 और इधर एक कोइल लगाई हमने, इसको नाम दिया S1 S2 और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां से हमें मिलेगी आउटपुट। क्लियर है। और यहां पे हमने देखे ये अपनी प्राइमरी कोइल है और ये है हमारी सेकेंडरी कोइल। क्लियर। और प्राइमरी कोइल के साथ हमने सोर्स ऑफ एसी कनेक्ट कर दिया, मतलब जहां से हमारा इनपुट वोल्टेज आ रही है ना, उस सोर्स के साथ हमने इसको जोड़ दिया। मतलब हमने इनपुट सप्लाई यहां पर दी है प्राइमरी कोइल को P1 P2 और ये सेकेंडरी कोइल है S1 S2, यहां से हमें आउटपुट मिलेगी। बात समझ में आई है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर नंबर ऑफ टर्न कम है, यहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो इस ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे बेटा जी इसको? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है जो हमारे वोल्टेज को बढ़ा देता है। शुरू में नंबर ऑफ टर्न कम थी, आगे ज्यादा है। क्लियर है। और ऐसे ही अब यहां पर देखिए आप, ये कॉइल P1 P2 और ये S1 S2 और यहां पर बेटा हमें मिल जाएगी अपनी आउटपुट। बात समझ में आई है। और यहां हमने सप्लाई की है इनपुट, ये है अपनी इनपुट। क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मर होगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे इसको? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें क्या है, प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है और सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न कम, तो इसको हमने नाम दिया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये वोल्टेज को लो कर देगा। और ये है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। ये प्राइमरी कोइल है, ये सेकेंडरी कोइल, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो दो अलग अलग टाइप के हमने यहां ट्रांसफॉर्मर दिखाए हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बात समझ में आ गई है। तो इट कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर। यहां पर आपको दिख रहा है सॉफ्ट आयरन की रेक्टेंगुलर शेप की कोर है, यहां पर आयरन की कोर है जो कि इल्यूमिनेटेड शीट्स के रूप में, कई सारी शीट्स हैं एक दूसरे से चिपकी हुई हैं ये, ठीक है, इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर। यहां पर दो कोइल है, एक P1 P2 और एक S1 S2। P1 P2 कोइल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कोइल। S1 S2 को बोलते हैं सेकेंडरी कोइल। क्लियर है। और जो अल्टरनेटिंग सोर्स, जहां से अल्टरनेटिंग करंट हमें मिल रहा है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको जोड़ते हैं प्राइमरी कोइल से और सेकेंडरी से हम लेते हैं अपनी आउटपुट। तो ये बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया। अब फिर एक जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर माना जाता है ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, उसमें हम मान के चलते हैं कि ये जो कोइल है ना प्राइमरी और सेकेंडरी, इनका टोटल रेजिस्टेंस 0 है। क्या मान के चलते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम क्या मान के चलेंगे बेटा? 0 मान के चलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो बस यही थी आपकी कंस्ट्रक्शन, बड़ा ही सिंपल है, डायग्राम भी इजी है, कंस्ट्रक्शन इसकी इजी है। क्लियर। तो चलिए पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, अब इसकी हम वर्किंग समझते हैं, वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है। तो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में मान लीजिए हमने शुरू में यहां पर जो इनपुट में वोल्टेज सप्लाई करी है, अल्टरनेटिंग सोर्स हमने यहां पर जोड़ा है, उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है? E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या माना था शुरू में
कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है इनका टोटल रेजिस्टेंस अपना कितना है, 0 है। इसका मतलब जो हमारा सर्किट, ये कॉइल्स हैं, ये प्योरली इंडक्टिव हैं, क्योंकि रेजिस्टिव कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो कैसी हो गई है, प्योरली इंडक्टिव। अब इंडक्टिव है तो यहां पर जो पावर लॉस है आपका, फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आती है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में फाई की वैल्यू कितनी आती है, 90। तो इसका मतलब जो पावर लॉस है आपका यहां पर वो कितना हो गया बेटा, 0 हो जाएगा। पावर लॉस यहां पर कितना होगा, 0। मतलब जितनी इनपुट पावर है उतनी ही आउटपुट में पावर आपको मिलने वाली है यहां पर। क्लियर। अब देखिए कह रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की वजह से प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट आया। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इसका क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये भी इसी के पास रखी है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर भी चेंज होगा। देखिए इसमें अल्टरनेटिंग करंट आया, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती है, उसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी लगातार क्या होगा, चेंज होगा। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये भी इसी के पास रखी है, सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी के पास ही तो रखी है, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, वैसे ही प्राइमरी में भी इंड्यूस होगी और यहां पर भी इंड्यूस होगी ईएमएफ, ठीक है ना। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, बाय द फैराडेज लॉ, -N dφ/dt। ये प्राइमरी के अंदर है और ये है सेकेंडरी के अंदर। क्लियर है ना। अब दोनों को आप डिवाइड, देखो ईपी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी, ईएस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, एनपी नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, एनएस नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी। अब दोनों को डिवाइड कीजिए आप, इसको और इसको, तो ईपी अपॉन ईएस की वैल्यू आ जाएगी एनपी अपॉन एनएस। बाकी टर्म एक दूसरे से कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, dφ/dt से dφ/dt कैंसल। तो ये आ गई बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अच्छा अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में मैंने क्या बताया था, आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा होती है, यानी कि सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा, प्राइमरी में कम। तो ये कब पॉसिबल होगा, देखो अगर ये ज्यादा है तो इधर ये भी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ns, तो इसका मतलब ns इज ग्रेटर देन np। क्लियर। ऐसे ही स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट वोल्टेज लो होती है, यानी कि सेकेंडरी की वोल्टेज कम होगी, प्राइमरी की ज्यादा। तो उसी तरह से नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी में कम। बात समझ में आ गई। सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न डिवाइड में प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न, इनका रेशो इक्वल है के यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। के को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ये याद रखना आपने। तो क्लियर है। पहले आप यहां तक नोट कीजिए बेटा, वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे समझते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर हमने जो इक्वेशन 2 निकाली थी, इक्वेशन 2 इज बेस्ड ऑन 3 एजम्पशंस। हमारे पास जो इक्वेशन 2 में रिजल्ट आया वो 3 एजम्पशन पर बेस्ड है। क्या है वो तीनों एजम्पशन, कि जो प्राइमरी कॉइल है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, और उसमें करंट बहुत ही स्मॉल है। इसी तरह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर भी करंट कैसा है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। और तीसरी एक और मेन एजम्पशन थी कि जो यहां पर फ्लक्स का लॉस 0 है, यानी कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के अंदर है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी होगा, फ्लक्स की लीकेज नहीं होगी यहां पर, यानी जितना फ्लक्स फर्स्ट कॉइल में था उतना ही फ्लक्स सेकंड कॉइल में भी है। ये अपनी 3 एजम्पशंस थी। क्लियर है। तो क्योंकि ये सर्किट कैसा हुआ, प्योरली इंडक्टिव हो गया। अब इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस 0 है, यानी इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर के इक्वल आएगी। क्लियर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो प्राइमरी की इनपुट पावर क्या है, प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट। सेकेंड आउटपुट पावर, आउटपुट में वोल्टेज और आउटपुट में करंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमने IS की वैल्यू निकाली है, ES इधर डिवाइड में आ गया। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब यहां पे इक्वेशन 2 का यूज करो, वहां से EP अपॉन ES की वैल्यू देखो क्या आएगी। तो EP अपॉन ES की वैल्यू आई थी अपने पास NP/NS।
तो ये वैल्यू पुट करी, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर k की वैल्यू को पुट कर दो। ns बटे np किसके बराबर था? k के, तो ये नीचे आ गया k और ये is। क्लियर? तो मतलब अगर k की टर्म में निकालने को बोला जाए तो आप यहां से निकाल सकते हो। फिलहाल देखो ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखिए, या तो आप यहां से सोल्व कर लीजिए या यहां से सोल्व कर लीजिए, या तो इक्वेशन 3 से या इससे। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ES की वैल्यू EP से बड़ी होती है, ES की वैल्यू EP से बड़ी होती है, और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है जो K की वैल्यू वो 1 से बड़ी होती है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ES ग्रेटर देन EP एंड K इज ग्रेटर देन 1। तो अब देखिए, जब K की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी तो IP के डिवाइड में कुछ करेंगे तो IS की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल। तो यहां से आप चेक कर सकते हो, जब भी ये वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी तो ये वैल्यू जो है छोटी हो जाएगी इससे। तो इसका मतलब सेकेंडरी का करंट प्राइमरी के करंट से कम है। आप चेक करके देख सकते हो, इस K की वैल्यू को 1 से बड़ी पुट करके देख लो कुछ भी, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी आएगी। ठीक है? तो IS, या फिर देखो यहां से हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो IP अपॉन IS है ये इक्वल टू K है। अब आप चेक करके देखो, जब भी K 1 से ग्रेटर होगा तो IP ग्रेटर देन IS हो जाएगा। यानी कि देखो, अब बेटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज ज्यादा थी, लेकिन सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज ज्यादा थी, लेकिन सेकेंडरी के अंदर करंट कम हो गया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम वोल्टेज का गेन करेंगे तो करंट का लॉस होगा हमें कुछ ना कुछ। When we gain the voltage, we lose the current in the same ratio। जिस रेशो में वोल्टेज का गेन हुआ उसी रेशो में वोल्टेज करंट का लॉस भी हुआ है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। मतलब ऐसे ही वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो गई, करंट को कम करना पड़ा। बात समझ में आ गई है? वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज होगा। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में K की वैल्यू 1 से लेस होती है, तो यहां पर अब K की वैल्यू पुट करोगे ना 1 से लेस, तो आपको पता चलेगा कि जो सेकेंडरी का करंट है वो ज्यादा आया प्राइमरी से। ठीक है? अब देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में वोल्टेज कम होती है, घट जाती है, लेकिन सेकेंडरी में करंट बढ़ गया। मतलब कि जब भी वोल्टेज का लॉस होगा तो करंट का गेन होगा। यह बात याद रखनी है। क्लियर है? वोल्टेज का लॉस हुआ लेकिन करंट का गेन हुआ, यहां वोल्टेज का गेन हुआ लेकिन करंट का लॉस हुआ। यह बात आपने याद रखनी है। अगर वोल्टेज बढ़ी तो करंट घटेगा, अगर वोल्टेज घटी तो करंट बढ़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, आप इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से IP की वैल्यू निकाल लो। यहां से IP की वैल्यू निकाल ली हमने, ये आएगी। क्लियर है? तो अब IS करंट इन द सेकेंडरी क्या होता है? करंट का वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, ES वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस R। क्लियर? तो अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, इक्वेशन 2 ये थी ना आपके पास, ES बटे EP बराबर NS बटे NP। यहां से मैंने ES की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन से ES की वैल्यू निकाल ली। ये EP ऊपर आ जाएगा तो ये आ गया EP इंटू NS बटे NP, R की जगह R और ये वैल्यू ऐसे की ऐसे। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? अब देखिए आप, NS बटे NP, NS बटे NP दोनों का स्क्वायर, NS बटे NP का स्क्वायर, ये है EP बाय R, EP बाय R। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है IP की, यानी कि करंट इन द प्राइमरी कॉइल। क्लियर है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? तो बस ये था हमारे पास जो भी डेरिवेशंस थे हमारे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो भी है हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसके लिए हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। तो क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका होगा आपको? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक है, तो चलिए अब इसको रब कर देते हैं। बस एक रिजल्ट यहां पर आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि क्या है हमारा, कि देखिए
ई एस अपॉन ई पी, ये आपका इक्वल आया था एन एस अपॉन एन पी, और आई पी अपॉन आई एस। करंट के साथ इनका रिलेशन उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। क्लियर है? अच्छा, अब एक होता है एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो देखो भाई, जो एफिशिएंसी है, चाहे आपको किसी की भी निकालनी हो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। क्लियर है बेटा? क्या फॉर्मूला है एफिशिएंसी का? आउटपुट पावर बटे में इनपुट पावर। अब देखिए आउटपुट पावर क्या है? ई एस सेकेंडरी की वोल्टेज इंटू सेकेंडरी का करंट डिवाइड बाय ई पी इंटू आई पी। क्लियर है बेटा? ये आ गई आउटपुट पावर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एफिशिएंसी की? 1। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी 1, यानी कि जो ई एस आई एस है वो ई पी आई पी के बराबर है। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं होता, ये केवल आइडियल केस में होता है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए बेटा, अब हम समझते हैं एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी का लॉस किस किस फॉर्म में होता है, कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस देखिए क्या है? इट इज द एनर्जी लॉस ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस इन द कॉपर कॉइल। आपको पता है हमने कॉपर की कॉइल यूज करी है। जब जूल्स हीटिंग लॉ कहता है जब भी करंट पास करता है कंडक्टर में तो इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहां हीट की फॉर्म में हमारी एनर्जी वेस्ट होती जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। कॉपर की वायर गर्म हुई, हीट प्रोड्यूस हुई और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा वेस्ट हो गया। इसको कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, पतली कॉपर वायर लेने की बजाय कॉपर की वायर को मोटा लीजिए, थिक कॉपर वायर लेके। इट इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द थिक कॉपर वायर्स। बात समझ में आ गई? या मोटी तारें लेंगे अगर कॉपर की तो उससे एनर्जी का लॉस कम होगा, क्योंकि मोटी तार का रेजिस्टेंस कम होता है और हीट भी कम प्रोड्यूस होगी उससे। नेक्स्ट है बेटा आयरन लॉस। अब आयरन लॉस क्या है? देखिए, जो कॉपर की आयरन की कोर हमने यूज करी है, किसकी कोर यूज करी है? आयरन की कोर, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस होगा उसमें? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि बेटा देखिए, हमने जो आयरन की कोर यूज करी है उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बार बार। क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और उन एडी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है आयरन की कोर में, जिससे हम बोलते हैं आयरन लॉस। अब क्वेश्चन ये है कि जो एडी करंट प्रोड्यूस हुए हैं उसको हमें कम करना है, तो कैसे ही कम करेंगे? आपको पता है हमने ट्रांसफॉर्मर में कैसी कोर यूज करी है? लैमिनेटेड कोर्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये लैमिनेटेड कोर क्यों यूज करते हैं? ताकि इससे एडी करंट का इफेक्ट कम से कम हो जाए। बात समझ में आई है? लैमिनेटेड कोर्स की वजह से हम एडी करंट के इफेक्ट को कम कर देते हैं। अगर एडी करंट कम हो गए तो आयरन कोर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी कम हो जाएगी और हमारे आयरन लॉस मिनिमाइज हो जाएंगे। सो इट इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर्स। क्लियर है? कैसी कोर का यूज करेंगे? लैमिनेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर नेक्स्ट है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको बताया था कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कोइल में है उतना सेकेंडरी में भी होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ फ्लक्स बाहर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बाहर चली गई सेकेंडरी से, तब क्या हो जाएगा? फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें का लॉस हो जाएगा और उसकी वजह से हमारी एनर्जी में
भी लॉस होगा। इट कैन बी रिड्यूस बाय वाइंडिंग द, अब इसको कम कैसे करें, प्राइमरी कोइल ली, उसी के ऊपर सेकेंडरी कोइल को लपेट दो। ठीक है, प्राइमरी कोइल के ऊपर ही किसको लपेट दो, सेकेंडरी कोइल को। इससे क्या हो जाएगा बेटा, जो अपने लॉसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, हिस्टेरिसिस लॉस। अब ये हिस्टेरिसिस लॉस क्या है? इट इज द एनर्जी लॉस ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर। आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है यहां पर। अब अल्टरनेटिंग करंट लगातार चेंज हो रहा है, तो और बार बार यहां पर क्या होता है, जो अपना मटेरियल है उसका बार बार वो मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज हो रहा, डीमैग्नेटाइज हुआ। तो अल्टरनेटिंग करंट जब इसमें से गुजारा जाएगा तो बार बार जो अपना मैग्नेट आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हुई, फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज हुई, डीमैग्नेटाइज हुई, उसकी वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होगा जिसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस। अब इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल चूज करेंगे जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होते हैं। बाय टेकिंग सच अ मैग्नेटिक मटेरियल विच हैज द लो हिस्टेरिसिस लॉस, जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस कैसे हो, कम से कम हो। फिर आता है ह्यूमिंग लॉस। अब ये ह्यूमिंग लॉस क्या है? देखो, जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज गुजारी जाती है ना किसी भी मटेरियल में से, क्या चीज? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो उससे उसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है, लगातार लेंथ में कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। तो यहां आयरन की कोर यूज करी हमने, उसकी लेंथ जो है वो कभी शॉर्ट कभी ज्यादा, कभी शॉर्ट कभी ज्यादा, कभी शॉर्ट कभी ज्यादा, ऐसे लगातार होती रहती है। ड्यूरिंग द ईच साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज द लेंथ ऑफ द कोर चेंजेस, वो चेंज होती है। अब उसकी लेंथ में लगातार चेंज होने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिंग साउंड, और इस लॉस को क्या बोला जाएगा? ह्यूमिंग लॉस। क्लियर बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया? तो ओके बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।